नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। उन्होंने कहा, भारत सऊदी अरब के साथ दीर्घकालिक और ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, संसद सर्वोच्च है और निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान की विषय वस्तु के अंतिम निर्धारक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की भारत की यात्रा केवल एक आकांक्षा नहीं बल्कि एक साझा राष्ट्रीय मिशन है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में राहत अभियान जोरों पर और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश के बुलोमांकू और डॉ जिंग मसार ने सफलतापूर्वक परीक्षा पास की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर श्री मोदी की सऊदी अरब की यह तीसरी यात्रा दोनों देशों के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा है कि भारत सऊदी अरब के साथ अपने दीर्घकालिक और ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देता है। श्री मोदी ने क्षेत्रीय शांति, समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा देने में दोनों देशों के साझा हितों पर जोर दिया। उन्होंने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से जुड़ने की उत्सुकता व्यक्त की है। श्री मोदी ने प्रवासी समुदाय को एक जीवंत सेतु कहा, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को मजबूत करता है। अरब न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में श्री मोदी ने सऊदी अरब को एक विश्वसनीय मित्र और रणनीतिक सहयोगी बताया तथा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व और दृष्टिकोण 2030 पहल की प्रशंसा की। उन्होंने ऊर्जा, कृषि उर्वरक, हरित हाइड्रोजन और प्रौद्योगिकी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के रणनीतिक महत्व को भी रेखांकित किया। भारत की यात्रा पर आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपने परिवार के साथ आज जयपुर के भव्य ऐतिहासिक आमेर किले का दौरा किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किले में उनका स्वागत किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनने का सफर एक आकांक्षा नहीं बल्कि एक साझा राष्ट्रीय मिशन है। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत मिशन समावेशी, टिकाऊ और नवाचार आधारित विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में आज अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा है कि भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक प्रासंगिकता का संकेत है। श्रीमती सीतारमण ने कहा है कि भारत में किए गए कुछ काम उल्लेखनीय है और इसका एक उदाहरण डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी सफलता है। भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ाने पर वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत बदल रहा है और भारतीय महिलाएं भी साथ ही बदल रही है। इससे पहले श्रीमती सीतारमण ने सैन फ्रांसिस्को में गूगल क्लाउड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थॉमस कुरियन और उनकी टीम से मुलाकात भी की। संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। यूपीएससी ने नियुक्ति के लिए कुल 1009 उम्मीदवारों की सिफारिश की है, जिनमें 725 पुरुष और 284 महिलाएं हैं। शीर्ष 25 उम्मीदवारों में 11 महिलाएं और 14 पुरुष शामिल हैं, जबकि शीर्ष 5 उम्मीदवारों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। शक्ति दुबे ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 में पहला स्थान हासिल किया। इधर अरुणाचल प्रदेश के बुलोमांकू और डॉ जिंग मसार ने सफलतापूर्वक इस परीक्षा को पास किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संविधान की विषय वस्तु निर्धारित करने में निर्वाचित प्रतिनिधि ही अंतिम निर्धारक है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया है कि संसद सर्वोच्च है और संविधान में संसद से ऊपर किसी की कल्पना नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि संविधान लोगों के लिए है और ये देश के प्रत्येक व्यक्ति जितना ही सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय के 2 विरोधाभासी बयानों का हवाला देते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि गोलखनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और केशवानंद भारती मामले में उसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है।
एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक संसद भवन में जारी है। 39 सदस्य समिति में लोकसभा के 27 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल हैं। पहले सत्र में समिति सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बीएस चौहान के साथ बातचीत करेगी। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा है कि ये राष्ट्र हित में है और इससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि समाज के अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त किए बिना वास्तविक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। नई दिल्ली में सामाजिक न्याय पे चर्चा 2025 को संबोधित करते हुए डॉक्टर कुमार ने ये बात कही। भारत ने दूरसंचार विभाग के संयुक्त वायरलेस सलाहकार एम रेवती को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU में रेडियो संचार ब्यूरो के निदेशक पद के लिए अपना उम्मीदवार नामित किया है। संचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उनकी उम्मीदवारी देश के वसुधैव कुटुंबकम के दृष्टिकोण और समावेशी डिजिटल विकास के लिए इसके प्रयास को दर्शाती है, जिसमें विकासशील देशों को लाभ होगा। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में राहत अभियान जोरों पर है। इस क्षेत्र में 1486 बिजली ट्रांसफार्मर फिर से बहाल कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि सभी 1762 बिजली ट्रांसफार्मर्स में बिजली आपूर्ति बहाल की जा रही है, जबकि शेष 276 पर कार्य जारी है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग कल तक आंशिक रूप से बहाल हो जाने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए आज घटनास्थल का दौरा किया। हाल ही में रामबन जिले में तेज हवाओं और कई भूस्खलनों के कारण लोगों की जान गई और संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा। विश्व में पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में समर्थन के लिए आज पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। 1969 में यूनेस्को शिखर सम्मेलन के सुझाव के बाद पहली बार 1970 में पृथ्वी दिवस मनाया गया था। इस वर्ष पृथ्वी दिवस का विषय है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। गृह मंत्री अमित शाह ने विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि पृथ्वी जीवन का पोषण करती है और विकास तथा उद्भव के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कोविड के 4 वर्षों बाद 30 जून से फिर से शुरू होने जा रही है। यह यात्रा उत्तराखंड सरकार और विदेश मंत्रालय के संयुक्त निरीक्षण में आयोजित की जाएगी। भारतीय वायुसेना के द्वारा बिहार एयर शो कार्यक्रम में वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने आज पटना में मनमोहक हवाई कलाबाजी और शानदार एयर शो से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में वायुसेना के सूर्य किरण विमानों के प्रदर्शन और करतब शामिल है। 9 हॉक लड़ाकू विमान ने भी हैरतअंगेज करतब और हवाई कलाबाजी का प्रदर्शन किया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में लू का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड, कोंकण, गोवा, मराठावाड़ा, गुजरात, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और रायलसीमा में आज गर्म और उमस वाला मौसम रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर आज तेज से बहुत तेज वर्षा का भी संभावना व्यक्त की गई है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, यमन, रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अलग अलग 2 दिनों के दौरान तेज हवा, बिजली कड़कने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, क्रादादी, कामले, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, नामसाई, अंजाव और तिरप जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बारिश होने की संभावना है। साथ ही लोअर दिबांग वैली और लोहित जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन 2 जिलों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से लखनऊ में होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।